दोस्तों भूटान का पॉपुलेशन खाली 8 लाख लोगों का है, लेकिन उनका जो नेशनल डेट है वो उनके पूरे जीडीपी से ज्यादा हो चुका है। और इस डेट का सबसे बड़ा क्रिएटर इंडिया है, हम हैं। और इस सुन के तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई बेचारगी में डूबा हुआ बड़ा ही पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन ये भूटान है। वही भूटान जो कि जीडीपी ही नहीं बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी कैलकुलेट करता है और उसको जीडीपी से ज्यादा वेटेज देता है। वही भूटान जो कि दुनिया का सबसे पहला कार्बन नेगेटिव देश है, इनफैक्ट इकलौता कार्बन नेगेटिव देश है। और इस पूरे के पूरे कर्ज की वजह सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है बिजली, यानी कि हाइड्रो पावर। तो फिर सवाल ये आता है, अगर इंडिया भूटान का सबसे बड़ा दोस्त है तो भूटान इंडिया के ही कर्ज में इतना डूबा हुआ क्यों है? और अगर डूब गया है तो फिर टाटा, अडानी, रिलायंस ये सब के सब भूटान में आखिर क्या ढूंढने के लिए गए हैं? ये आंसर सुनोगे तो इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक मूव समझ में आएगी आपको, जो कि किसी न्यूज चैनल पे आज के दिखाई नहीं जा रही है, ना ही किसी ओपेड में किसी ने भी एक्सप्लेन करी है। क्वाइटली, कॉमर्शियली, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबली ऐसा वहां पे अपना गेम खेला जा रहा है इंडिया द्वारा, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मुझे भी समझने थोड़ा सा समय तो लगा था, पर पहली बार जब मैंने भूटान के नंबर्स पढ़े, हाइड्रो पावर डेट अलोन 62.8% ऑफ द जीडीपी है वहां पे, तो लगा कि भाई साहब कि कोई बड़ा क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे। फिर एक और नंबर मिला जो देख के मुझे समझ में आया कि भाई गेम क्या है। BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिनको नहीं पता ये हमारे अपने भारत सरकार की PSU फर्म है, यानी अपनी सरकारी फर्म है। और पता है इस फर्म की खासियत क्या है? भूटान की टोटल जो भी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है ना, उसका 89% जितनी भी वहां पे सेटअप है इस एक कंपनी के मटेरियल से हुआ है। ऑलमोस्ट हर टरबाइन जो कि भूटान में पानी को बिजली में बदलता है वो इंडिया में ही बनता है, और ये कंपनी बनाती है मोस्टली। इंडियन इंजीनियर्स ने डिजाइन किया, इंडियन फैक्ट्रीज ने बनाया और इंडियन टेक्नीशियंस ने वहां पे जाकर के इंस्टॉल करके कमीशन भी किया। और तब मैं ये समझ गया कि ये क्राइसिस नहीं है, ये आर्किटेक्चर है। लेकिन इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए पहले विलन को समझना पड़ेगा, और विलन वो नहीं है जो कि आप शायद समझ रहे हैं। देखो दोस्तों, 1974 में इंडिया ने भूटान का सबसे पहला और बड़ा वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फंड किया था। और इस चुखा वाले हाइड्रो पावर प्लांट के टर्म्स क्या थे? 60% ग्रांट मिलेगा, 40% लोन होगा, इंटरेस्ट खाली 5% का। यार ये तो जेन्युइनली बहुत जेनरस पैकेज था। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ताला नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि 2007 में कंप्लीट हो गया, 60% ग्रांट वही रहा, लेकिन इंटरेस्ट रेट अब बढ़कर के 9% हो गया था, जो लोन वाला कंपोनेंट था उसको लेकर के। फिर 2008 में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था पुनश चांगचू 1। इसके लिए ग्रांट दिया गया, लेकिन घटा करके इसको कर दिया 40% कंपोनेंट और लोन को बढ़ा दिया गया 60%। इंटरेस्ट रेट इस बार लोन वाले कंपोनेंट पे 10% का था। फिर आया 2010 जहां पे इसी का प्रोजेक्ट नंबर 2 शुरू हुआ, यानी फेज 2, एंड ग्रांट और घटा के 30%, लोन कर दिया 70%, इंटरेस्ट रेट 10%। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। हर डेकेड में क्वाइटली सिस्टमैटिकली इंडिया की जेनरोसिटी थोड़ी सी कम होती गई, भूटान का फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा बढ़ता गया। ये ग्लोबल साउथ की एक पुरानी कहानी है। पहले बड़े भाई की तरफ से टर्म्स थोड़े से अच्छे होते हैं, फिर जैसे जैसे जो छोटा भाई है वो थोड़ा काबिल होने लग जाता है, उस हिसाब से उसके टर्म्स थोड़े चेंज होने लग जाते हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है कि यार दूसरा देश अब थोड़ा काबिल होने लग गया है तो और बर्डन ले सकता है। तो इसी बात पे जरा ये समझते कि जो छोटे भाई की मैं बात कर रहे हैं, यानी कि भूटान, उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इसे। भूटान में पानी बहुत सारा है, हिमालय से नीचे आता है, रिवर्स में बहता है और सारे के सारे साल चलता है पानी। इस पानी को टरबाइन से अगर गुजारो तो बिजली बनती है, और वो बिजली इंडिया को बेची जाती है, उससे पैसे आते हैं भूटान के पास। सिंपल, एलिगेंट, सस्टेनेबल सारा का सारा ये प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो कि कोई नहीं बताता, भूटान जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है उसका 80% से ज्यादा इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाता है, सिर्फ इंडिया को। मतलब भूटान का इकोनॉमी प्रैक्टिकली एक जायंट पावर प्लांट है जिसका एक ही कस्टमर है। अब सोचो जरा, अगर आपका एक ही कस्टमर है, वही कस्टमर आपका सबसे बड़ा लेंडर भी हो, वही कस्टमर आपके टरबाइंस भी मैन्युफैक्चर करता हो, तो नेगोशिएटिंग पावर एक्चुअली कहां होगी? ये सीधा सवाल है और इसका जवाब आपको थोड़ी सी देर में मिल जाएगा। पहले वो मोमेंट सुन लो जो कि इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। मैंने भी आपको जो प्रोजेक्ट बताया, पुनश चांगचू 2, भूटान का सबसे नया और सबसे बड़ा कंप्लीटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, 1020 मेगावाट्स। जब दोनों गवर्नमेंट्स ने 2010 में ये अग्रीमेंट साइन किया था, प्रोजेक्ट का बजट था 37 बिलियन भूटान की करेंसी में। ये प्रोजेक्ट 2025 में जाके कंप्लीट हुआ, 15 साल लगे, और फाइनल कॉस्ट लगभग 2.5 गुना ज्यादा, 2.5 टाइम्स। 15 साल जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, डिजाइन के रिविजन्स, कॉस्ट ओवररन्स, इन सब के बाद हुआ ये सब। और फाइनेंसिंग के टर्म्स 70% लोन, 30% ग्रांट, 10% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के साथ। और अब जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, वो बिजली बनाने लग गया है, तो उससे जो कमाई आएगी उससे सारा का सारा कर्जा चुकाया जाएगा। लेकिन 2027-28 में 2 बड़े लोन्स एक साथ इंडिया को वापस करने भूटान को। भूटान का अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहा है ये डेट बर्डन 2037-38 तक काफी हाई रहने वाला है। आज भूटान का टोटल पब्लिक डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनकी जीडीपी का 100% 0.5 उससे ज्यादा, यानी कि जीडीपी से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। और इस फॉरेन डेट का 65.5% कहां से आता है? इंडिया से। अब याद करो BHEL वाली बात, 89% टरबाइंस इंडिया से आती हैं। मतलब
अगर कल को भूटान ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ कोई नया फाइनेंशियल डेट नहीं करेगा, और यहीं पे आता है दोस्तों चाइना। वो भूटान को क्या बोलता है कि आज तो तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे हैं इंडिया के साथ, लेकिन कल को अगर संबंध बिगड़े उस दिन तुम तो ये कह दोगे कि यार हमें अब तुम्हारे साथ फाइनेंशियल डीलिंग नहीं करनी, हम और आपसे लोन नहीं लेंगे, लेकिन आपकी जो ग्रिड के सारे इक्विपमेंट है वो तो इंडिया के स्पेयर पार्ट पे चल रहे हैं, इंडिया से आएंगे, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, इंडिया ने वहां पे आपको दबाया तो क्या करोगे। एंड यहाँ आता है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स गेम, क्योंकि बहुत सारे भूटान के लोग इस एंगल से अब सोचने लग गए हैं। एंड वहां की न्यूज रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। उनको क्या दिखता है कि यार डेट हमें कैसे भी वापस करना है, इंडिया को जाएगा ये सारा पैसा, बिजली बेचनी है वो भी सारे इंडिया को ही जाएगा, ये फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है, ये एक फिजिकल डिपेंडेंस बन गई है वहां के लिए, ऐसा कहना है वहां के लोगों का। उनका कहना है कि टर्बाइन्स हो, जनरेटर्स हो, कंट्रोल सिस्टम्स हो, ये सब कुछ तो इंडिया से ही आ रहा है, और इस पूरी की पूरी स्टोरी का सबसे अंडर रिपोर्टेड हिस्सा है। एक सेकेंड अब जरा मेरे साथ ध्यान से सुनना। ये सब सुन करके एक चीज लगना चाहिए आपको कि यार भूटान तो बहुत कुछ खो गया इस डील के अंदर, लेकिन एक सेकंड रुको जरा। अभी मैंने आपको वो बात बताई जो कि चाइना वाले वहां फैला रहे हैं, लेकिन हर कोई थोड़ी ना मान गया है। इनफैक्ट वो बात नहीं मानते हुए भूटान की सरकार ने कई नए फैसले लिए हैं, जैसे 2024-25 यानी FY25 में भूटान ने 3 अलग अलग डील्स करी। एक डील करी टाटा पावर के साथ, जिसमें 5000 मेगावाट का MOU साइन हुआ। पार्टनरशिप थी विद द्रुक एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन, जो कि वहां की अपनी NTPC के बराबर है। हमारे हिंदुस्तान में NTPC सबसे बड़ा स्टेट ओन पावर जनरेटर है, वहां पर ये कंपनी है। और इसी कंपनी ने अडानी पावर के साथ भी 5000 मेगावाट का एक और अलग से MOU साइन किया। रिलायंस पावर के साथ 700 मेगावाट का हाइड्रो और 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट के लिए एक और एग्रीमेंट किया। 3 अलग अलग डील्स 3 अलग अलग इंडियन प्लेयर्स के साथ। क्यों? डील करनी तो इंडिया के साथ ही है। पता है हमें कि यार इंडिया ही हमसे सब कुछ खरीदने वाला है, तो हमें इंडिया के हिसाब से चलना चाहिए, और यहाँ पे रिश्ते अच्छे रहे तो अच्छा है। इतने सालों से साथ हमारा बना हुआ है, रिश्ता हमारा बना हुआ है। बट मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 3 अलग पार्टीज को क्यों चुना गया? क्योंकि अगर सिर्फ टाटा से डील होती तो भूटान का टाटा पे अब डिपेंडेंसी बन जाती। अगर सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट से होती तो पूरी डिपेंडेंसी एक ही चैनल में होती, जैसे कि अब तक होते आ रहा था। 3 अलग कंपनीज मतलब कंपटीशन मतलब बेटर टर्म्स। एक 8 लाख लोगों का ये जो किंगडम है, जो पूरा देश है, इंडिया के 3 सबसे बड़े कंग्लोमरेट्स में से कुछ उन्होंने उठाए और उनके साथ मल्टीपल डील्स करी और उनके बीच में कंपटीशन करा दिया। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी बातें उतनी अच्छी नहीं लग रही होंगी, पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये है जियोपॉलिटिक्स का खेल। ऐसा नहीं है कि भूटान का ये स्ट्रैटेजिक जीनियस कोई मूव है, लेकिन ये इंडिया का ही अपना प्लान किया हुआ एक पूरा का पूरा मूव है। क्या मैं गलत हूं? आप जरा बताओ। इंडिया ने क्या देखा कि चाइना वाले भूटान को भड़का रहे थे, तो हमारी इंडिया की सरकार ने खुद को बाहर रखते हुए 3 बड़ी बड़ी कंपनीज को उठाया, वहां पे भेजा और वहां पे उनके बीच में कंपटीशन करा के भूटान को बेटर डील दिलवा दी। ये सारे के सारे नैरेटिव को जो चाइना से आ रहा था उसे काउंटर करता है। तो अब बताओ क्या मैं गलत हूं? कमेंट्स में ये चीज जरूर डिटेल में बताना। लेकिन बड़े पिक्चर में ये समझना जरूरी है कि इंडिया ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन बात खाली यही खत्म नहीं होती है। देखो, भूटान और चाइना की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन चाइना भूटान के बॉर्डर पे रोड्स बना रहा है स्लोली एंड क्वाइटली। वही प्लेबुक जिससे चाइना ने नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में काम किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर लोन्स दो और फिर उससे लेवरेज ले। इंडिया को पता है कि ये कहानी कैसे खत्म होती है, क्योंकि हम बार बार इस चीज में हार मान चुके हैं। हम देख चुके हैं कि यार ये हमारे खिलाफ चले जाता है। इसलिए जब भूटान की बात आती है तो इंडिया अब चांसेस नहीं ले रहा है। इसलिए वो सिर्फ खुद नहीं जा रहा है, अपने बड़े से बड़े प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट्स को भी वहां पे लेके जा रहा है कि चलो पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, सारा पैसा लगाते हैं टू इंश्योर भूटान पूरी तरह से हमारी तरफ रहे। तो दोस्तों, शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, अगर इंडिया भूटान का इतना अच्छा दोस्त है तो भूटान हमारे इतने कर्जे में क्यों है? अब जरा जवाब को देखते हैं। इंडिया ने जो ये नया स्ट्रक्चर बनाया है वो एक्चुअली में इसी डेट क्राइसिस की वजह से बना है, क्योंकि पुराना मॉडल ब्रोक हो चुका है। नया मॉडल क्या है कि यार उतना ज्यादा उनके ऊपर कर्जा आने ही मत दो। टाटा, अडानी, रिलायंस ये लोग वहां जाएंगे, कंपीट करेंगे, बेस्ट ऑफ टर्म्स पे भूटान को अच्छी डील्स देंगे, वहां पे पूरा पावर प्लांट बनाने में 40 to 49% स्टेक खुद लेंगे, यानी अच्छा खासा पैसा खुद लगाएंगे। एंड इसके रिजल्ट ये होगा कि वहां की जो सरकार है उसके ऊपर कर्जा नहीं आएगा। और ये पैसा लगाने के लिए हमारी अपनी भारत सरकार का एक PSU जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया का स्टेट लेंडर है। ये पहली बार भूटान में क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट लोन दिया है इन्होंने 4829 करोड़ सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। वर्ल्ड बैंक $815 मिलियन का लोन खाली एक प्रोजेक्ट के लिए जो है दार्जिलिंग। और इस वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर में एक चीज है जो कि बहुत ही क्लेवर है, जिसको बोलते हैं एनक्लेव फाइनेंसिंग। जिनको नहीं पता डिटेल में बताता हूं। प्रोजेक्ट के लोन्स भूटान के सोवरेन बैलेंस शीट पे जाएंगे ही नहीं, वो फ्यूचर इंडियन रुपीज रेवेन्यूज में सर्विस होंगे। मतलब भूटान का कर्जा इससे बढ़ेगा नहीं और प्रोजेक्ट फिर भी बन जाएगा। आप समझ रहे हो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं भूटान के चैलेंजेस को समझा, उनकी सेंसिटिविटीज को समझा और उस हिसाब से पूरा नया मॉडल बना के दिया है, जहां मल्टीपल इंडियन प्लेयर्स आएंगे, मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग रूट्स अपनाए जाएंगे, जिससे वहां की सरकार का कर्जा ना बढ़े। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो यहीं पे इंडियन गवर्नमेंट की एक और कंपनी आ जाती है जिसका नाम है PTC इंडिया। ये भारत सरकार की मैंडेटेड पावर ट्रेडिंग कंपनी है। भूटान में जो भी बिजली बनेगी उसको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वो PTC इंडिया करेगी।
तो अब जरा समझ रहे हो आप, BHEL टर्बाइंस बनाता है, वापकॉस हर बड़े प्रोजेक्ट का डिटेल रिपोर्ट बनाती है, टेक्निकल लेयर, इक्विपमेंट लेयर, सोवरेन फाइनेंसिंग, इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग, प्राइवेट इक्विटी, पावर ट्रेडिंग, 6 अलग अलग लेयर्स हैं यहाँ पे। हर लेयर दूसरे को रीइंफोर्स करती है, एक को हटाओ बाकी 5 होल्ड करते हैं। ये भूटान के दरवाजे पे कोई लॉक नहीं लगा है, बल्कि 6 अलग अलग लॉक्स लगे हैं टू इंश्योर कि हमारे लिए वहां दरवाजे हमेशा खुले रहें और सिर्फ हमारे लिए रहें। और इस आर्किटेक्चर का रिजल्ट ये होता है कि भूटान चाहे कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन ले, उसकी ग्रिड इंडियन टर्बाइंस पे चलती रहेगी, उसकी बिजली इंडियन कंपनीज परचेज करती रहेंगी, उसका डेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस के पास ही रहेगा। दोस्तों, ये वो पिक्चर है जो कि कोई नहीं दिखाता, क्योंकि ये स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई नया ड्रामा नहीं, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, कोई सैंक्शंस नहीं है, कोई बड़ी स्पीच नहीं है, सिर्फ कॉमर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टर्बाइंस हैं एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन यही इंडिया का सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मूव है जो कि पिछले डिकेड में हुआ है। और इसका एक और एंगल है जो कि काफी फैसिनेटिंग है। टाटा ग्रुप के MOU में एक प्रोजेक्ट है, जेरी पम्प्ड स्टोरेज, 1800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। पम्प स्टोरेज का मतलब एक जायंट बैटरी। ऐसे समझो कि जब इंडिया को उतनी बिजली चाहिए नहीं जो कि भूटान बना रहा है, तो वो उस बिजली को यूज करके पानी को एक अलग हाइट पे ले जाएंगे। अब वहां पे बेसिकली क्या हुआ, उतनी हाइट पे ले जाने से वहां जनरेट हुआ पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही इंडिया को नीड होगी पावर की, पानी को साइड से छोड़ा जाएगा टर्बाइंस के ऊपर, तो दोबारा से उससे बिजली बनेगी यानी इलेक्ट्रिसिटी, और वो इंडिया को सप्लाई किया जाएगा। इंडिया की टोटल पंप स्टोरेज की कैपेसिटी आज के दिन 5 गीगावाट के आसपास है, और जेरी वाला जो प्रोजेक्ट है वो अकेला उसमें 40% तक ऐड कर देगा। भूटान सिर्फ एक बिजली का एक्सपोर्टर नहीं रहेगा, वो इंडिया की रिन्यूएबल फ्यूचर का एनर्जी बफर बन जाएगा। वो स्टोरी बिल्कुल अलग डिमेंशन की है, और उसके लिए हम चाहें तो एक पूरा सेपरेट नया डीप डाइव बना सकते हैं, वो इतना डिटेल कहानी है। अगर आप वो चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दो पार्ट 2 भी चाहिए। अभी के लिए यहीं पे डीप डाइव खत्म होता है। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.